हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला इंजीनियर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं मेरे प्रिय दोस्त अमित ठाकुर से, जिन्होंने 67th बीपीएससी में 119वीं रैंक हासिल करके सफलता प्राप्त की है। तो आज हम सबसे पहले तो अमित भाई, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जो सफलता प्राप्त की है इसके लिए। और इसके बाद हम आप पूछना चाहेंगे आपसे कि सफलता है आपकी, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सबसे पहले? जैसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड है या आपके दोस्त है, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा इसके बारे में, फिर आगे की हम बातें करेंगे। मेरा नाम अमित ठाकुर है। मेरा ये बीपीएससी में प्रथम प्रयास था, जिसमें मुझे 119वीं रैंक के साथ सफलता प्राप्त हुई है। मुझे नगर कार्यपालक पदाधिकारी म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में चुना गया है और मैं मूलतः बांका ज़िले का रहने वाला हूँ। और मेरे माता पिता अभी फ़िलहाल कई वर्षों से देवघर में रह रहे हैं, तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी कुछ देवघर से हुई है। और प्रशासन में जाने का अनुभव या फिर प्रशासन में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो इसके कई किस्से हैं। मैं मूलतः, जहाँ तक मैं अपने आप को याद कर पाता हूँ, तो 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले तक मेरा ये था कि मुझे रेलवे में ही जाना है। मैंने मन बना लिया था। मेरे टीचर ने पूछा भी था तो मैंने बताया था कि मुझे रेलवे में जाना है। लेकिन एक ऐसा ही दिन हुआ जहाँ पे स्कूल में कंपटीशन था, ऐसे कंपटीशन, तो वहाँ पे मैंने टॉप किया था। तो स्कूल में उस कंपटीशन में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में ज़िले के तत्कालीन एसपी सर आए हुए थे, तो उनके थ्रू जब मुझे प्राइज़ दिया गया, तो मुझे वो क्षण अभी भी याद है कि जब वो वापस लौट रहे थे, तो वो जो उनका ऑरा था, उसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। वो तो एक इंटरेक्शन था, उसने मुझे लगता है कि वो बीज का काम किया था। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, जब वो इसके बाद से मुझे एसपी सर से मिलने या फिर एसपी सर को देखने का बहुत ज़्यादा मन होने लगा। उसके बाद मैंने जाना कि एसपी सर भी होते हैं और ज़िले के डीसी सर भी होते हैं। तो मुझे प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मिलने का या फिर उनको जानने का, उनके कार्यशैली को जानने का बहुत ज़्यादा इच्छाएँ बलवती होती चली गई। इसके बाद हमारे यहाँ देवघर में श्रावण मेला का आयोजन होता है, तो जुलाई में, अगस्त में ये श्रावण मेला का उद्घाटन ज़िले के प्रशासनिक अधिकारी एवं जो माननीय नेतागण होते हैं उनके द्वारा होता है। तो जब मुझे पता चला कि ऐसी चीज़ें होने वाली हैं किसी एक जगह पे, तो मैं, मेरे घर से वो चीज़ें 15 किलोमीटर दूर उद्घाटन होना था। तो मैं बिना घर में बताए हुए, मैं जस्ट अपना साइकिल लिया और उन लोगों को बस देखने के लिए, मुझे रास्ते की भी जानकारी नहीं थी, मैं बस पूछते पूछते चला गया कि कहाँ पे क्या उद्घाटन हो रहा है। तो मैं पूछते पूछते साइकिल से, मुझे कुछ समय लगे और मैं वहाँ चला गया और मैं बस उनको देखते रह गया, क्योंकि मुझे फिर से दोबारा, ये मेरी दोबारा दूसरी इंटरेक्शन थी उन लोगों से। मैं बस इस बार मैं बस देख रहा था उन्हें। तो यहाँ से चीज़ें और बढ़ती चली गई और संयोग से 2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव के समय मुझे भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से डिस्ट्रिक्ट आइकन के रूप में चुना गया था। तो इससे ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि इसके बाद से मेरा अब इंटरेक्शन ज़िले के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ सीधा होने लगा। उनसे मेरी मुलाकात होने लगी, उनसे मुझे कुछ दिशा निर्देश प्राप्त होने लगे। तो वहाँ से ये जो इच्छाएँ जो बीज के रूप में थी, वहाँ से वो पौधे के रूप ले चुका था। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें, मुझे अब प्रशासन में जाने का मैंने मन बना लिया था यहाँ तक। और तो निर्वाचन वाले कार्य तो चुनाव खत्म होने के तक ही रहे, उसके बाद वो ज़्यादा चीज़ें, उसमें मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन इसी तरह से और मैं रोचक वाक़या बताना चाहूँगा कि 2017-18 के समय श्रावण मेला का ही कार्य चल रहा था, तो सोमवार को काफ़ी भीड़ होती है। तो देवघर में उस दिन क्या हुआ कि रविवार का दिन था, रात का दिन था, तो मैं अपने पापा को और अपने छोटे भाई को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। तो वहाँ से जब छोड़ कर के मैं लौट के आ रहा था, तो वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे कांवरियों की भीड़ हो जाती है, वहाँ पर जा कर के मैंने देखा तो कि थोड़ा-सा कांवरिया थोड़ा-सा बेचैन दिख रहे थे। तो और इस तरह की घटनाएँ देवघर में 2 साल पहले भगदड़ हो चुकी थी। तो मैंने क्या किया कि मैं बाइक से उतरा और कोशिश किया कि उनको समझा पाऊँ, अपने स्तर पे जो भी चीज़ें कार्य कर पाऊँ, उनको मतलब समझा पाऊँ। वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी भी थे, पुलिस अधिकारी भी थे और कांस्टेबल जो थे वो सब भी थे। मैं बस अपने स्तर पे समझा रहा था उन लोगों को। उसी क्रम में क्या हुआ कि ज़िले के एसडीएम सर जो थे देवघर ज़िले के, वो आए और उनको लगा कि मैं कोई अधिकारी हूँ या एसआई रैंक का कोई ऑफिसर हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि
एक काम करिए, यहाँ पर आप अपने बटालियन की संख्या को और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। उनको लगा कि मैं कोई SI रैंक का ऑफिसर हूँ। तो मैंने जब उन्हें बताया कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई पद नहीं मुझे प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने बहुत ज़ोर से पूछा, देन हु आर यू, तो कौन हो आप? फिर मैंने बहुत ईमानदारी से बताया कि सर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक करके इन कांवरिया लोग को बस समझा पाऊँ, अपनी बातों से अगर उनको समझा पाऊँ तो अच्छी बात होगी। तो बस मैं वो काम ही कर रहा था। लेकिन हाँ, फिर उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा। उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, काम करिए, अब आगे थोड़ा सा दूर जा करके जहाँ पर और भी ये चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे जाके संभालिए। लेकिन रात का टाइम हो चुका था और घर से फिर फ़ोन भी आने लगे थे, तो फिर मैं अपने घर चला गया। तो मुझे वहाँ पे जो हु आर यू था क्वेश्चन, उसका मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैं उस समय SSC की भी तैयारी कर रहा था। लेकिन अब वहाँ से, और मुझे SSC में वहाँ से फिर 2019 में एक लगभग मुझे वहाँ पे एक रिजल्ट भी आ रहा था, टाइपिंग बस बचा हुआ था CHSL में। वहाँ पे क्या हुआ कि हु आर यू का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो अब मुझे इतना मेरे अंदर आपको प्रेरणा मिल गई थी कि मुझे लगा अब होगा कि हु आर यू मतलब जवाब अब मिलना कुछ चाहिए, इसका पद होना बन के चाहिए। दिखाओ या कुछ ऐसा करके दिखाओ जब इसका ना सामने वाले कहे कि हाँ मैं ये हूँ, कह सकूँ हाँ, सामने वाले क्योंकि से। मुझे कार्य करना बहुत पसंद था। अच्छा। तो इस कारण से मैं जब वो टाइपिंग का कॉल जब मैं कर देता तो वो जॉब मेरा क्लियर हो जाता। तो मैंने उसको छोड़ते हुए फिर मैंने मन बना लिया कि मुझे अब इसका जवाब खुद के लिए, क्योंकि अगर मेरे पास पद नहीं होगा तो मैं कार्य ही नहीं कर पाऊँगा। तो उसी पद की लालसा के लिए मैंने इसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से की और आज मुझे उसका जवाब भी मिला है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो अमित भाई, हम सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स है उनके लिए BPSC वाले देख होंगे या फिर UPSC वाले होंगे एस्पिरेंट, सबके लिए आप एक रणनीति के तौर पे बताइए। जैसे आपका फर्स्ट प्रयास रहा है BPSC में, तो प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है, तीनों स्टेजों पे क्या रणनीति होनी चाहिए एक कारगर, कि आपने किस तरह एक कम टाइम में, आपको मैंने भी आपको देखा कि आपने बहुत प्रीलिम्स के लिए बहुत कम टाइम था, उसमें एक अपनी अच्छी रणनीति बनाई थी, और ख़ास तौर पे PYQs को लेके तो आपने किस किस तरह रणनीति बनाई, तो उसको मैं चाहूँगा कि आप बताओ एक एक करके। सबसे पहले हम प्रीलिम से शुरुआत करते हैं कि जैसे एक एक सब्जेक्ट को आप बताइए कि आपका एक एक सब्जेक्ट को लेके क्या रणनीति रही। देखिए, प्रीलिम्स 67 ऑनवर्ड से क्या हो गया कि फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरह के क्वेश्चंस बहुत इसमें आने लगे हैं। उस समय की मेरी रणनीति, एक साल पूर्व जब मैंने इस परीक्षा को लेकर के स्टार्ट किया था तैयारी BPSC प्रीलिम्स को लेकर के, तो मेरे पास कम समय थे, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था किसी कारणवश। तो मैंने, लेकिन जब मैंने ये मन बनाया कि मुझे प्रीलिम्स देना है, तो मैंने यह किया कि मैंने लास्ट के 20 साल के क्वेश्चन पहले देखे, 20 साल के क्वेश्चन में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, और इससे मैंने ये अनुमान लगा लिया ठीक ठाक कि किस तरह के एरिया में, किस तरह के सब्जेक्ट में, किस तरह के एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरी सफलता का मूल मंत्र, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, रहा है कि फोकस ऑन द फोकस एरियाज ऑफ द फोकस सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट है, तो उसमें मेरा फोकस एरिया था मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। मॉडर्न हिस्ट्री में भी मेरा फोकस एरिया था फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। तो मैं बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही डीप जा करके ये देखने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। जब तक मैं वो अंदर जा कर के पड़ताल ना कर लूँ, तब तक मुझे वो एक सुनिश्चित भाव नहीं आ पाता है, और उससे मुझे एक एनर्जी भी तो मिलती है कि अगर मैं जो पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी के क्रम में मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी भी है। मैं पढ़ाई, अगर कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ तो बहुत चीज़ें मैं छोड़ भी रहा हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस आना कि जो चीज़ें छोड़ रहा हूँ वो मेरे तैयारी का हिस्सा नहीं है, और उससे तो आपने ये पता कैसे किया कि किन चीज़ों को छोड़ना है और किन को पढ़ना है? वो आया PYQ से। जब आप 20 साल के क्वेश्चन आप पेपर उठाओगे, अच्छा आप अच्छा। देखोगे, आप आपको एक आइडिया अच्छा कौन लग सी कोई जाएगा। बुक सजेस्ट करना चाहोगे PYQ के लिए? PYQ एक KBC नैनो की बुक आती है, उसको आप देख सकते हो। मार्केट में और भी कई बुक्स हैं, उसको आप रेफर कर सकते हो, कोई सा भी बुक हो। आप बस उसको ये देखो कि कहाँ से एरिया क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी का मैं बोलूँगा 67, 68, 69, इन तीनों एरिया का साल के आप क्वेश्चन को जरूर देखो कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके आधार पर अपनी रणनीति तैयार करो, फिर आप अपना बुक्स को देख लो। अब जा कर के जब बदलते पैटर्न में BPSC अपने आप में बहुत बदलाव ला रहा है, तो आपको अपना सोर्स में भी बदलाव लाना होगा। अब आपको आप सोर्स थोड़ा बता दोगे एक एक सब्जेक्ट का? हिस्ट्री का मैं बताऊंगा कि आप, जो कि अभी भी इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लूसेंट का आप देख लेना वन लाइनर। अच्छा। देन आप कुछ ऐसे टॉपिक्स जहाँ से स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे वो आप हिस्ट्री उसको, में मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल तीनों का थोड़ा तीनों के लिए अलग। मैं तीनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, तीनों के लिए आप लूसेंट, आप अच्छा। वन लाइनर के लिए वो आप रेफर करो। द सेकंड थिंग कि आप जहाँ पर, जिस एरिया से आपको लग रहा है कि इस एरिया से, इस टॉपिक से बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि
औद्योगिकरण हो गया, रेलवे हो गया, हस्तशिल्प उद्योग हो गया, या फिर जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में जो भारतीय रोल एक्ट हो गया या फिर साइमन कमीशन हो गया, जहाँ दांडी मार्च हो गया, इससे अगर जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बुक्स के कुछ टॉपिक्स को आप देख सकते हो, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और बीपीएससी अब यूपीएससी की राह पे चल पड़ा है, वो अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी अब फैक्चुअल के साथ ला रहा है। तो उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को आप तभी टैकल कर पाओगे जब आपके पास स्टैंडर्ड बुक का सहारा हो। तो लूसेंट, साथ ही साथ आप स्टैंडर्ड बुक जो स्पेक्ट्रम पढ़ो या फिर कोई और, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। तो एंशिएंट मिडिवल के लिए इंटरमीडिएट के लिए आप एनसीईआरटी के बुक्स देख सकते हो, वो काफ़ी अच्छी बुक है। फिर बात करते हैं, हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में आपके क्या सोच रहे हैं? ज्योग्राफी के लिए मेरे 2 सोर्स रहे थे, लूसेंट और एनसीईआरटी। तो इसमें ना बिहार स्पेशल भी आता है, उसका साथ साथ में किया, फिर आपने इंडिया लेवल वाला किया था? मैंने इसको 2 पार्ट में बांटा हुआ था। हिस्ट्री जो नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब नेशनल जो चीज़ें हैं, उसको मैंने एक रूप में रखा था, बिहार वाला स्पेशल मैंने अलग रखा था। अच्छा। मैं पहले इधर जो स्टैटिक जो हिस्ट्री है, जो नेशनल लेवल की चीज़ें होती हैं, उसको मैंने एक तरफ से किया हुआ था। ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ये मैंने एक लेवल पे किया था। और बिहार के लिए पूरी तरीके से मैंने उसको अलग लेवल पे मैं लेके गया हुआ था। और जैसे राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी, उसके लिए क्या सोर्स आपने रखे? वो उसके लिए उस समय लूसेंट मैंने पढ़ा था, लक्ष्मीकांत मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ, वर्तमान समय में अब लक्ष्मीकांत को पढ़ना जरूरी हो गया। अच्छा। फिर तो साइंस है जो बिहार पीसीएस के लिए स्पेशल साइंस है, उसके लिए आपने कौन कौन से जो सोर्स है उनका यूज किया था, थोड़ा बताओगे? जी, साइंस के लिए मैं बोलूँगा कि 2 बुक्स आते हैं, आप 2 में से कोई एक देख लेना। एक बुक है लूसेंट की है, जनरल साइंस की है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत अच्छे से विस्तार में बताया गया है। वो काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने उसको पढ़ी है, तो आप उसको देख सकते हो। और कुछ लोग घटना चक्र और एक किरण की भी, एक किरण पब्लिकेशन की साइंस की बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। तो आपको मैं बोलूँगा कि कोई मेरे कहने पे मत जाओ, आपको जिस भी बुक्स की भाषा बहुत सूटेबल लग रही है अपने अनुसार से, तो उसको आप देख सकते हो। और इकोनॉमी के लिए कुछ आपने पढ़ा है तो वो बता दीजिए कुछ। देखिए, बिहार में इकोनॉमी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मेनली बजट से रिलेटेड, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, और जो एनएफएचएस के आते हैं डेटा, या फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इस सब के जो डेटा के आते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। साथ ही साथ गरीबी, बेरोजगारी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा कहना होगा कि आप ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक ना करके बस एक स्टैटिक पोर्शन को आप अच्छे से कर लो, और साथ ही साथ करंट से इसको अपडेट कर लो। करंट अफेयर्स को लेके बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि किस संस्था की पढ़े, क्या मंथली मैगजीन पढ़े, क्या न्यूज़पेपर ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपने इसके लिए क्या प्रिपेयर किया था करंट अफेयर्स के लिए? देखिए, 67 पे मैंने एडिटोरिया और स्पीडी, इन दोनों पब्लिकेशंस की बुक पढ़ी थी। लेकिन बदलते परिदृश्य में जब से हम नए पैटर्न पे क्वेश्चन देख रहे हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा बच्चों को कि अब आप अपने तैयारी में किसी एक मैगजीन का सहारा लें, क्योंकि अब क्वेश्चंस करंट में भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं और थोड़ा सा डीप वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अब आपको किसी एक मैगजीन, जो भी आपको सहूलियत हो, जो मार्केट में अवेलेबल हो, आप उसको डिसाइड कर लो। एक हो सके तो यूपीएससी लेवल का एक मैगजीन आप देख लेना, और उसके साथ साथ आप कोशिश करना कि हर दिन कोई सा भी एक न्यूज़पेपर, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो सके तो इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप कंफर्टेबल हो तो, या फिर अगर आप हिंदी के न्यूज़पेपर देख सकते हो तो उसको भी देखना। लेकिन हाँ, प्रत्येक दिन आपको एक न्यूज़पेपर और एक मैगजीन, इनके साथ अपडेट करना है। और अगर आपको इसके अलावा अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो प्रत्येक दिन आप, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि वेबसाइट पर प्रत्येक दिन अपना अपडेट डालते हैं। बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी हैं जो प्रत्येक दिन अपना डेली करंट अफेयर भी चलाते हैं, उसको भी आप देख सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। तो अमित भाई, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे यूपीएससी वाले एस्पिरेंट है, तो वो यदि बीपीएससी देना चाहे तो प्रीलिम्स के लिए उनको कितना टाइम अलग देना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, पहला। दूसरे साथ में ये भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, तो वो भी यदि देना चाहे इसका एग्ज़ाम का, तो उनके लिए अलग से कितना पढ़ना पड़ेगा? जैसे बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, तो उसके अलावा कितना उनको अलग से टाइम निकालना होगा इसके लिए? जी, जो यूपीएससी के छात्र हैं, जो कि बीपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि बीपीएससी का एग्ज़ाम प्रीलिम्स 30 सितंबर को होता है। तो यदि आपको लगता है कि अगर आपका यूपीएससी के प्रीलिम्स अगर आपने दिया है, मान लीजिए 26 मई को है अगले साल, तो अगर उस समय पे एग्ज़ाम है, और पहले तो आप यूपीएससी का देख लो। अगर आपका यूपीएससी में एनी हाउ या दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर नहीं होता है,
तो फिर आप तुरंत बीपीएससी के लिए लग जाओ। वहाँ पे आपके पास तकरीबन 3 से 4 महीने रहेंगे। उस 3 से 4 मंथ आप आराम से प्रीलिम्स को 60% फोकस करते हुए 40% बिहार स्पेशल जो कि मेंस का सब्जेक्ट्स है, कुछ चीज़ें उसको आप लेकर के चलो। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद, बिहार के प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आपको मेंस का टाइम मौका मिलता नहीं है। तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालीफाई भी कर लेते हो तो फिर आपका मेंस दिक्कत हो सकता है क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा रहेंगे नहीं। तो मेरा कहना होगा, अगर आपका एनी हाउ भगवान ना करे ऐसा कि आपका यूपीएससी ना प्रीलिम्स ना हो, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है तो आप तो बीपीएससी पे स्विच ऑन करो और उसको 60% प्रीलिम्स पे और 40% मेंस पे फोकस करते हुए पूरे तन मन धन के साथ लग जाओ और कुछ स्ट्रेटजीज अपने डिसाइड कर लो और उसके आधार पर फिर आगे बढ़ लेना। मैं बार बार बोलूँगा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना। इसके 2 पार्ट में, प्रीलिम्स को 2 पार्ट में बांट लेना, एक हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर, क्योंकि इससे 100 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। और दूसरा पार्ट में बांट लेना मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जिससे कि 50 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए आप इसकी तैयारी करना और मेंस का भी लेकर के GS1 और GS2 इसको भी लेकर के चलना। और सर मैथ के लिए आपने मतलब किस तरह तैयारी की, क्योंकि मैथ का प्रीलिम्स में वेटेज रहता है और मेंस में भी आती है मैथ, तो उसके लिए आपने कोई स्टैंडर्ड बुक है या कोई कोचिंग के नोट्स है या कहीं क्लासेज, किस तरह तैयारी की मैथ की? एक्चुअली में मुझे मैथ्स के लेकर के ना एसएससी का प्रिपरेशन में मैं बहुत ईमानदारी से बताऊंगा कि एसएससी के प्रिपरेशन से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि जो मैथ्स बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो मुख्यतः एसएससी के जो तैयारी होते हैं उसमें काफ़ी हद तक वो आ जाते हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा जो एसएससी बैकग्राउंड के नहीं भी हैं उनको, कि आप जो भी क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे जा रहे हैं, जिस भी एरिया से पूछे जा रहे हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर लो और उस एरियाज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप विभिन्न बुक्स से अभ्यास कर लो। उसको इतना मतलब बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, उस लेवल पर तक जाने की ज़रूरत है जहाँ तक बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो आप इस तरह के 10 से 15 टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लो और उसको फिर बना लो। किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाई, आप किसको रेफर करना चाहोगे यदि स्टूडेंट्स को? और दूसरा कि आपने लगभग कितने टेस्ट लगाए थे प्रीलिम्स के? मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ को लगाए नहीं थे क्योंकि मेरे पास समय था नहीं। तो मैंने 3 से 4 टेस्ट सीरीज जो भी उसमें मार्केट में अवेलेबल थे, मैंने उसी टेस्ट सीरीज को मैं करके निकल गया था। तो मैंने इसको लेकर के नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं बोलूँगा कि कुछ टेस्ट सीरीज काफ़ी हद तक, जैसे टेक्स्ट बुक की सीरीज हैं, फिर बीपीएससी के इम्तिहान के सीरीज हैं, परफेक्शन आईएएस के हैं, तो जो आपको अपनी सुविधा के अनुसार से, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप अपनी सुविधा के अनुसार से इसको डिसीजन ले सकते हो। तो अमित भाई, अब हम मेंस की बात करते हैं कि मेंस में जैसे GS1 पेपर है, GS2 है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऑप्शनल हो गया। ऑप्शनल तो इसका क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया है। तो हम GS1, GS2 और ऐसे की, आप सबसे पहले GS1 की बात बताइए। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में मेंस के और प्रीलिम्स में कितना अंतर है, और आर्ट एंड कल्चर का भी काफ़ी अच्छा रोल है। और उसके बाद आपका उसमें मैथ भी आ जाता है फर्स्ट पेपर में, तो उनको आप किस तरह बताना चाहोगे? कि आप लोग मेंस को बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि मेंस ही आपका रैंक और मेंस ही आपका फाइनल मेरिट में योगदान देता है। मेरे खुद के मैं बताता हूँ, मेरे मेंस में 513 मार्क्स आए थे, जिसके कारण से आज मुझे अच्छा रैंक मिला है। तो मेंस को मैं बोलूँगा क्योंकि मेंस आपके हाथ में है, इंटरव्यू आपके हाथ में बहुत हद तक होता नहीं है, वो बोर्ड मेंबर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपको, किस तरह का परसेप्शन आपका उनके सामने बनता है। तो लेकिन हाँ मेंस ये है ज़रूर है कि अगर आप अच्छे आंसर लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको। तो मैं GS1 की जहाँ तक बात करूँ तो इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहते हैं और DI के क्वेश्चंस रहते हैं। और मैं इसमें बहुत बताना चाहूँगा कि आप हिस्ट्री के जो भी इसके सिलेबस वेल डिफाइंड है, उसको लेकर के आपके पास सभी टॉपिक्स पर कुछ नोट्स होने चाहिए। साथ ही साथ जो बदलते पैटर्न में जिस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन चेंज आ रहे हैं, तो उसको भी आप देख लीजिए। इसके लिए स्टैंडर्ड बुक स्पेक्ट्रम में बताऊँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर के जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ जो अभी 1 से 1.5 साल के होते हैं, कोशिश करिए 1 साल के जो भी इश्यूज़ हैं वो भी काफ़ी हॉट टॉपिक्स हैं, बर्निंग टॉपिक्स हैं, उसको लेकर के आप 50 से 60 टॉपिक्स को आप कलेक्ट कर लो, उसको छाँट लो और उसको फिर 50 से 60 टॉपिक्स के आपके पास नोट्स होने चाहिए, अच्छे वेल आर्टिकुलेटेड नोट्स होने चाहिए आपके पास। तो इसको आप देख लो और उसके बाद DI के लिए आप LK झा की एक बुक आती है, तो उसको आप अच्छे से, उनकी क्लासेस भी हैं, तो आप अगर आपको डाउट है तो आप क्लासेस देख लो। और अगर आपके पास DI का अच्छा अनुभव है तो आप उनके बुक से मल्टीपल टाइम्स ऑफ DI का रिवीजन कर लो, क्योंकि DI अगर आपका गलत हो गया तो फिर आपकी रैंक आना बहुत मुश्किल है। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनके GS2 में अच्छे मार्क्स हैं, ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स भी मैं बोलूँगा, बट
GS1 के DI में उनका स्कोर बहुत ही लो रहा है, जिसके कारण से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो इनका इंटरव्यू कॉल तो आ गया, लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप DI को बहुत अच्छे से वेल टाइम मैनेजमेंट के साथ उसको बनाइएगा। बहुत हद तक DI पे निर्भर करता है रिजल्ट आपका। GS2 की बात करूँ तो पॉलिटी के क्वेश्चन इसमें रहते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमी के क्वेश्चन रहते हैं, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन रहते हैं। तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत बुक से और भी जो अदर सोर्स हैं, अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो लक्ष्मीकांत बुक से, इसमें भी PYQ का बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं। तो आप जब 10-15 साल के क्वेश्चन देखोगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने भी वही किया था, 10-15 साल के क्वेश्चन को छांट लिया था और उसके आधार पर अपनी रणनीति तैयार करी थी, और उसके आधार पर मैंने नोट्स तैयार किया। मैंने सारे टॉपिक्स मैंने अलग अलग बांट लिया और उस टॉपिक्स का नोट्स तैयार किया, अलग अलग जो भी मेरे पास सोर्स थे उसका एक मिला करके क्रक्स बनाते हुए। तो पॉलिटी के लिए आप ये लक्ष्मीकांत देख सकते हो। और फिर साइंस एंड टेक के लिए आपके पास बोलूँगा कि सोर्स के साथ साथ अपना खुद का भी आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए, यूट्यूब, गूगल, इन सब से यूज करिएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत इसका हेल्प लिया था। यूट्यूब से मैंने बाढ़ वाले क्वेश्चन में काफ़ी मदद मुझे मिली थी। मैंने चाइना का मॉडल, नीदरलैंड का मॉडल, जापान का मॉडल दिखाया था, जिसके कारण से मुझे अच्छे मार्क्स की प्राप्ति हुई उस क्वेश्चन में। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि आप साइंस एंड टेक में बुक्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करिएगा। और इकोनॉमी के क्वेश्चन जहाँ तक आते हैं और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर के दोनों को मिला करके आप अपनी रणनीति इसके लिए तैयार करिएगा। मार्केट में कुछ इकोनॉमिक्स के ऐसे नोट्स हैं अवेलेबल जिससे कि आपका काम बन जाएगा। तो ये सभी चीज़ें GS1 और 2 के लिए कर सकते हैं। ऐसे की बात करूँ तो ऐसे के लिए एक निबंध दृष्टि की बुक आती है और एक गंगा सिंह सर और निशांत जैन सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, 101 निबंधों का संकलन है। तो उससे आप अपने निबंध को धार दे सकते हैं। धीरे धीरे अपने निबंध को कोशिश करिएगा एक वीक में एक निबंध लिखें, और फिर धीरे धीरे इसको जब एग्ज़ाम बहुत करीब आ जाए तो एक दिन में 2 निबंध, और फिर जब बहुत एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो एक दिन में 3-3 निबंध भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। तो इस तरह से अपने ऐसे को धार दीजिएगा। जी, तो अभी मैं अब बात करना चाहेंगे हम इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि प्रीलिम्स है, मेंस का एक-एक करके हमने बात कर ली है। तो थोड़ा इंटरव्यू में ये बताइए कि आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज भी काफ़ी महत्व रखता है, एक-एक नंबर। तो उसमें आप जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड से लेके, एजुकेशन बैकग्राउंड से लेके, आपका पर्सनल है, जैसे डिस्ट्रिक्ट, विलेज है, सब कुछ है, और कितना करंट को कितना वेटेज देना चाहिए, इस तरह आप एक-एक, या फिर स्टैटिक जैसे अपना पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो गया, इनसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, करंट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, या फिर आपकी हॉबीज़ को लेके आपका जो रिज्यूम मतलब है ओवरऑल। तो एक-एक करके बताइएगा आपकी किस तरह के क्वेश्चन है और किस तरह तैयारी प्रिपरेशन करनी चाहिए। इंटरव्यू बेसिकली 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिएगा। मैंने ना हर प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू, मैंने हर चीज़ को ना बहुत ही पर्टिकुलर डिवाइड करते हुए चीज़ों को कराई है। प्रीलिम्स को भी मैंने 2 पार्ट में बांटा था, जो 100 क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उसको एक पार्ट में, जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसको एक पार्ट में। मेंस को भी मैंने 2 पार्ट में बांटा हुआ था। आंसर राइटिंग को भी 2 पार्ट में, कि एक तो कंटेंट के लेवल पे मुझे इंट्रोडक्शन और बॉडी पार्ट्स और कंक्लूजन इस पे वर्क करना है, और सेकंड पार्ट की रिप्रेजेंटेशन पे मुझे मैपिंग, डायग्राम और फ्लो चार्ट इन सब का यूज़ करना है। इंटरव्यू को मैंने बहुत ही मल्टीपल पार्ट्स में बांट दिया था। पहला कि अबाउट योरसेल्फ, इसमें मैंने अपने से संबंधित, जहाँ से मैंने स्कूलिंग करी है, जहाँ से मैंने मेरे जो होम टाउन्स रहे हैं, तो मैंने उसके बारे में अबाउट योरसेल्फ से अच्छे तरीके से तैयारी कर ली। उसमें मेरा हॉबी भी आ जाता है, उसको मैंने देख लिया। सेकंड पार्ट की मेरा होम डिस्ट्रिक्ट, मैंने उसको देख लिया, उसके ऊपर मैंने पूरा नोट्स बनाया। होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितनी भी तरह की चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप यदि एक-एक या 2-2 क्वेश्चन यदि आपसे जो पूछे गए इंटरव्यू में, तो आप बताना चाहोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उससे क्या कि हमारा जो व्यूअर्स है, एस्पिरेंट्स है, उनको पता लगे, जैसे होम डिस्ट्रिक्ट से आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया हो या करंट से कोई क्वेश्चन, तो आप ज़िक्र करते हुए चल सकते हैं, तो ज़्यादा शायद अच्छा रहे। ठीक है, तो मैं बताऊँगा पहला अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद अबाउट योरसेल्फ में हॉबी से क्वेश्चन मेरे से पूछे गए, क्रिकेट से और डायरी राइटिंग से। सेकंड फिर होम डिस्ट्रिक्ट, इसको आपको तैयार करना होता है, इसको लेकर के मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। थर्ड आपका होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसको आप तैयार करिए, उससे मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। चौथा फिर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, जो आपने जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है और कब किया है, ये दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझसे संयोगवश नहीं पूछा गया। पाँचवा होता है करंट अफेयर, जिसमें आपका नेशनल और इंटरनेशनल इशू होता है, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझसे एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये 5 टॉपिक्स हैं, और छठा टॉपिक्स होता है जिसमें कि बोलते हैं कि समग्र रूप से, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछ लिए गए। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, जैसे कि इकोनॉमी में मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर वो बेसिक क्वेश्चन
पूछे आपसे तो आप उनको बता पाओ। तो इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। अबाउट योरसेल्फ, होम डिस्ट्रिक्ट, फिर ऑप्शनल, ग्रेजुएशन, फिर करंट अफेयर और छठा आपका स्टैटिक पोर्शन, जो कि अन्य सभी सब्जेक्ट का एक निचोड़ होता है। अमित भाई ये बताइए कि आपने जब एक ख्याल आया होगा कि जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन की इससे पहले आपने, तो सबसे पहले माइंड में आया होगा कि यार कब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ इसके, और फिर बीपीएससी का आया होगा। तो आप ये बताइए कि आपके जब फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी का आपने जहन में आया कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए, सिविल सर्विस की तैयारी, तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? उन्होंने से आपने बताया होगा कि पापा मम्मी मैं बात मतलब पढ़ाई करना चाहता हूँ उनकी, तो उनका कितना सपोर्ट रहा पूरी जर्नी में आपकी, स्कूल से लेके यहाँ तक पहुँचने की जर्नी, तैयारी करने तक की जर्नी में, और जर्नी के दौरान सफलता तक? तो इनमें आपका फैमिली का सपोर्ट, खासतौर पे आपकी मम्मी पापा का किस तरह सपोर्ट रहा? तो आप उनके बारे में थोड़ा बताइए। मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा कि एक तो है कि बहुत ही प्राइमरी एजुकेशन पे 10th इंटर ग्रेजुएशन में उनका कैसा सपोर्ट रहा। साथ ही साथ जब मैंने पहली बार उनसे ज़िक्र किया कि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है, उस समय रिएक्शन कैसा था। और थर्ड है कि अभी जब मैं तैयारी में था तब मुझे कैसा सपोर्ट मिला। तो फर्स्ट मैं जब बोलूँगा कि शुरुआती समय प्राइमरी एजुकेशन में, तो प्राइमरी एजुकेशन में उनका बहुत सपोर्ट रहा। हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस भी लेवल पे हो सका उस समय के तत्कालीन जो भी बेस्ट स्कूल हो सकते हैं वहाँ पे मेरा दाखिला उन्होंने कराया। तो बहुत हेल्प मिला उससे। मेरे पापा पुजारी हैं, तो उनके जो पुजारी अन्य मित्र थे उन्होंने उनको सजेस्ट भी किया कि आप अपने बच्चे को, खास करके बड़े बेटे को, इसी पुजारी लाइन में आप लेके आ जाओ। उनका आप वेद, संस्कृत या फिर पूजा पद्धति इनको सिखा दीजिए ताकि यह अपनी आजीविका चला सके। तो उनके अन्य दोस्त ने वो चीज़ें अपनाई, लेकिन मेरे पापा ने वो चीज़ें नहीं अपनाई, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो करना चाहता है, या फिर शायद मेरे पापा का ये सपना हो सकता है कि वो चाहते थे कि मैं कोई खुद एक अच्छी नौकरी लूँ। तो इस कारण से वो अपने लाइफ में अडिग रहे और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जब मैंने 2019 के करीब मैंने उन्हें बताया कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करना चाहता हूँ, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। पापा के साथ साथ माता जी का भी बहुत सपोर्ट रहा। दोनों के हिम्मत, माता जी ने हिम्मत दिया, पिताजी ने आर्थिक सहयोग अपने स्तर पे किया। दोनों के सहयोग से, और कुछ रिलेटिव्स जिन्होंने, और कुछ टीचर्स जिन्होंने उस समय आर्थिक मदद की मुझे यहाँ तक भेजने में, तो उन लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। मैं एक वाक़या भी बताना चाहूँगा कि जब मैं जिस 2 से 3 दिन पहले जब मुझे दिल्ली आना था, उससे पहले मेरे पापा को बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया भी, बोला भी कि ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, इस एग्ज़ाम में सफलता की दर बहुत कम है, नहीं भेजिए, बहुत तरह की चीज़ें हैं। मतलब उनके मन में बहुत तरह की चीज़ों को भरने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वो अपने डिसीजन पे अडिग रहे और उन्होंने मुझ पर विश्वास करके भेजा भी। जब तीसरा स्टेप आता है कि जब मैं तैयारी में था, तो तैयारी में कई बार उनके मन में भी ये चीज़ आ रही थी, क्योंकि 2 से 3 साल से मेरे रिजल्ट्स नहीं हो रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट बनाए रखा, हिम्मत बनाए रखा, विश्वास किया। माता जी का भी बहुत सहयोग रहा। वो हर दिन मुझे, जब मेरी फ़ोन जब भी डिस्कनेक्ट होती थी, उससे पहले हर दिन वो उनका एक ही कॉमन लाइन था कि ईश्वर, माता पिता दोनों का तुम्हारे साथ आशीर्वाद है, तुम्हारी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। इवन कि जब मैं फेल हो रहा था तो फिर भी उनका वो डिस्कनेक्ट होने से पहले एक लाइन होता था, बाबा बैद्यनाथ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। तो वो दुआएं हैं ना, वो माता जी का दुआएं, वो कभी कैसे खाली हो सकती है। तो वो दुआएं लगनी ही थी, तो वो दुआएं आज लग गई है। तो उन लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और मेरी सफलता आज ये सभी लोगों को दिख रही है, लेकिन ये मेरी 4 साल की मेहनत से ज़्यादा उनके 30 साल के वर्षों का परिणाम है, जो उन्होंने अपनी आजीविका चलाने से लेकर के मुझे यहाँ तक भेजने का संकल्प लिया था। तो ये उनके मेहनत का परिणाम है। मेरा मेहनत बहुत उनके सामने नगण्य है। और जब आप तैयारी कर रहे थे, खासतौर पे यूपीएससी की, और उसके बाद आप बीपीएससी पे टर्न लिया, तो आपने घर वालों से कहा था कि नहीं मैं अभी बीपीएससी करना चाहूँगा? तो उस वक्त क्या रिएक्शन था, कि उन्होंने सहमति दी या फिर कहे कि नहीं अभी आप लगे रहो यूपीएससी में, या किस तरह वो फेज? मेरा 2022 में जब मेरा यूपीएससी कुछ मार्क्स से रह गया था, तो मैंने उनसे ही 1 साल का समय मांगा था कि मुझे 23 का प्रिपरेशन करने का मौका दिया जाए, और वो सहमत भी थे। लेकिन चूँकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति और मेरे माता पिताजी दोनों शायद, मतलब चूँकि मेरे माता जी के वहाँ पे मेरे घर में गाय भी है और सारा काम वो खुद करती हैं, तो वो एक होता भी है कि प्रत्येक दिन उठना, फिर गाय का सारा काम करना, उससे एक थकान भी हो जाना, और उनका एज भी हो रहा था।
पिताजी मेरे पूजा कराते हैं, जहाँ से भी उनको पूजा कराने का आता है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो इस कारण से उन्होंने इसी तरह से एक दिन उन्होंने थोड़ा सा बोला कि आप बीपीएससी के लिए भी देख लो। वो एक मजबूरी भी बोल सकते हैं या फिर एक हौसला टूटना भी बोल सकते हैं। तो इस कारण से उन्होंने बोला एक बार बीपीएससी भी देख लीजिए और आपके पास समय है भी, अभी अगला यूपीएससी अगले मई में आने वाला है। तो उन्होंने इस रूप में मुझे बोला और मैं उनके मनोभाव को समझ रहा था कि वो क्यों बोल रहे हैं। तो क्योंकि अब यह मेरी चाहत से ज़्यादा घर की ज़रूरत बन चुकी थी, तो मैंने घर की ज़रूरत को समझते हुए इस ओर आने का निर्णय लिया। और फिर जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे आना है, तो मैं झूठ मूठ का या फिर मैं बोलूँगा कि विदाउट प्रिपरेशन नहीं आना चाहता था, क्योंकि हर एग्ज़ाम जब भी कोई बच्चा देने जाता है तो उसके माता पिता को उम्मीद रहती है कि इस एग्ज़ाम से हो सकता है इसका फाइनल रिजल्ट हो जाए। तो मैं झूठी उम्मीद दिल्ली से जा कर के एग्ज़ाम नहीं देना चाहता था बिहार जाके, कि मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से तैयारी करके गया, जितना भी मेरे स्तर पे हो पाया, और संयोग से माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। तो आपने एक डिसाइड किया कि अब मुझे बीपीएससी देना है, तो पूरा फोकस आपने बीपीएससी को दिया, मतलब यूपीएससी साइड में कर दिया था आपने। तो आप थोड़ा ये बताना चाहोगे, जैसे कि कई एस्पिरेंट है यूपीएससी में 2 बार 3 बार लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करते या फिर मेंस में रह जाते या फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उनको किस टाइम, मतलब कहते हैं ना कि भाई 2-3 बार नहीं हो रहा तो उनको अदर भी देख लेना चाहिए। तो कब तक, मतलब कितने अटेम्प्ट के बाद ऐसा आप सजेस्ट करना चाहोगे कि साइड में देख लेना चाहिए, खासतौर पर पीसीएस यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को? मुझे लग रहा है कि 2 से 3 अटेम्प्ट आप पहले पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से आप दो। 2 से 3 अटेम्प्ट में अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें दिक्कत हो रही है, और अगर आपके परिवार की आर्थिक ज़रूरतें अब आधार अब आप चूँकि बनना चाहोगे आप, और उनकी ऐसी आकांक्षाएँ कि अब आप आर्थिक ज़िम्मेदारियाँ उठाओ, तो 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद आपको बीपीएससी की ओर मूव ऑन कर लेना चाहिए, अगर आपको यूपीएससी में सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि यूपीएससी को आपको छोड़ना है, क्योंकि वो आपका प्रमुख सपना रहा है, तभी आपने उस चीज़ को चूज़ किया था। तो बीपीएससी की तैयारी के साथ-साथ आपको, जब आपको समय मिले तो फिर आप यूपीएससी को भी मूव ऑन कर लो। और अब तो सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि अब बीपीएससी भी यूपीएससी की राह पर चल पड़ा है। तो अब आप जब तैयारी करोगे तो अब आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करोगे, तो उससे आपका खुद ब खुद साथ में यूपीएससी तैयारी हो सकती है आराम से थोड़ा। हो सकती है अब, क्योंकि अच्छा। अब बिहार स्पेशल को छोड़ कर के आप जो भी चीज़ें तैयारी करोगे लगभग डीआई को छोड़ कर के, वो आपको यूपीएससी का भी काम आ जाएगा। आपसे मेरी एक बार बात हुई थी जब आपका इंटरव्यू होने वाला था, उससे कुछ दिन पहले आपने फ़ोन करके पूछा था कि महेंद्र भाई थोड़ा कन्फ्यूज़न है, काफ़ी परेशान हूँ एक चीज़ को लेके, कि मेरा 69वां जो प्रीलिम्स है बीपीएससी का वो भी है, वो शायद आपका 30 को था, और उसके बाद लगभग 15 से 20 दिन बाद आपका इंटरव्यू भी था 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को। तो कह रहे थे कि आप मुझे क्या दोनों को देना चाहिए, यानी प्रीलिम्स भी दो, इंटरव्यू की तैयारी करो, या फिर केवल मुझे इंटरव्यू देना है क्योंकि वो तो कंपलसरी था इंटरव्यू, या फिर इस बार स्किप कर दूँ। तो हमारी बात हुई तो काफ़ी चीज़ें निकल के आई सामने, तो लेकिन फाइनल डिसीजन आपने लेना था। तो आपने फाइनल डिसीजन लिया कि सिर्फ मुझे इस बार इंटरव्यू पर फोकस करना है, तो आपने बीपीएससी 69वां स्किप कर दिया था। तो आप उसको बताओगे किस तरह की लेना, क्योंकि उसमें भी एक फ़ायदा ये था कि आप अपनी इस बार की जो 119वीं रैंक हासिल की है, तो हो सकता कि देते प्रीलिम्स निकलता तो एक मौका मिलता, आप फिर से अपनी रैंक सुधार सकते थे, ठीक है, एसडीएम तक पहुंच सकते थे। और ये भी जब तक इंटरव्यू हुआ भी नहीं था तो एक डर रहता ना कि क्या पता फाइनल सिलेक्शन हो ना हो, इधर से निकल जाएगा तो फिर एक प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपका जो फाइनल डिसीजन लिया आपने, तो किन आधारों पे या किस बेसिस पे या फिर किस कॉन्फिडेंस के साथ लिया था? मैं पूरे उस समय मेरे अंदर पशुपेश की स्थिति थी, लेकिन मैं सुनता सबकी हूँ, करता हूँ खुद की, अपने मन की। तो अंतिम कॉल मुझे खुद लेना था। तो मुझे ये लगा कि आने वाले वर्षों में मान लीजिए कि मैं प्रिपरेशन करता हूँ, क्योंकि मुझे 30 सितंबर तक मुझे इसके प्रीलिम्स की विशेषकर तैयारी करनी होती, और मेरी तैयारी चल भी रही थी प्रीलिम्स को लेकर के, सही तैयारी चल रही थी, अच्छी से तैयारी चल रही थी मेरी। लेकिन मुझे यही लगा कि अगर मैं 30 तारीख तक इधर प्रीलिम्स को ज़्यादा फोकस करते हुए, मान लीजिए 70% ही दिया प्रीलिम्स को, 30% इंटरव्यू के लिए दिया, और फिर मैं जब 2 से 3 तारीख को दिल्ली आता, उसके बाद मेरे पास मुश्किल से 10 दिन बचते इंटरव्यू की तैयारी के लिए, और इस तरह से मेरे पास इंटरव्यू की तैयारी के लिए 20 दिन मिल रहे थे, मतलब 10 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे थे मुझे। तो मुझे ये लगा कि मैं अपने जीवन में ना आगे आने वाले समय में कोई किसी तरह का मलाल नहीं रखना चाहता था। अगर मुझे ये पता चलता कि काश मैंने वो 10 दिन इंटरव्यू के लिए दिया होता, तो आज मैं, अभी मेरा 119 रैंक है, उसमें पता नहीं रहता आपको कि आपका क्या रैंक होगा। तो उस समय अगर 2 से 3 नंबर या 10 नंबर से अगर आपका फाइनल रैंक छूट जाता, तो आप फिर हमेशा जीवन में मलाल करते कि काश वो 10 दिन मैं इंटरव्यू पे दिया होता। तो मैंने
इसलिए कि वो जीवन में मलाल मेरी ज़िंदगी में कभी ना हो। और मैंने हमेशा से कोशिश करी कि अगर मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ तो बहुत स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की तैयारी करूँ, मेंस की तैयारी कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें छोड़ कर के मेंस की तैयारी करूँ, ताकि मतलब रिग्रेट किसी तरह का ना हो। मैं अपने लाइफ में रिग्रेट लेके नहीं चलना चाहता हूँ। एक समय में एक काम, एक काम और बहुत ईमानदारी से अपना 100% दो, देखो करके परिणाम जो भी आओ, कम तुम ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि हाँ भाई मैंने अपना मेहनत नहीं 100% किया नहीं था, दिया, मेहनत नहीं बिल्कुल। किया था। मैं उस नज़रिए से चलता हूँ। अगर मेरा रिजल्ट नहीं भी आता मान लीजिए एक पल के लिए, तो मुझे ये रिग्रेट नहीं होता कि मैंने इंटरव्यू के लिए मेहनत नहीं करा था। मैंने अपना जान झोंक दिया था इंटरव्यू के लिए, जहाँ भी हो सकता था मौका मैंने वहाँ दिया, और अपनी पूरी तरीके से मैंने इंटरव्यू के लिए डेडिकेटेड होकर के पूरा इंटरव्यू पे ही फोकस किया। मेरे और सारे दोस्त दिए हैं, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम भी दिए हैं, सफलता भी मिली है, लेकिन मुझे उस रिग्रेट के साथ आगे नहीं बढ़ना था। मैंने एक रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन वो रिस्क मुझे, देखिए इसके पहले मैंने एसएससी का भी जॉब छोड़ा हुआ था, जहाँ पे टाइपिंग मेरा कॉल आ चुका था, और मेरे नंबर इतने अच्छे थे कि मैं एसएससी का वो जॉब मुझे मिल जाता। टाइपिंग भी मेरी अच्छी थी उस समय, लेकिन मैंने वहाँ पे भी रिस्क लिया था, क्योंकि मुझे मेरा सपना था सिविल सर्विसेज में आने का, तो मैंने वहाँ भी रिस्क लिया। अब मैंने वहाँ पे रिस्क लिया है तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं उस समय वहाँ पे रिस्क नहीं लिया होता तो आज मैं इंटरव्यू के लिए देने नहीं आता। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर भी मैं एक रिस्क लेता हूँ, अगर आज मैं यहाँ रिस्क ले रहा हूँ तो हो सकता है कि ये भी चीज़ें मेरा वर्क कर जाए। और बोलते हैं भी नो रिस्क नो रिवॉर्ड। बिल्कुल। तो आपने अपनी पूरी जर्नी है उसमें पहले भी कुछ रिस्क लिए, तो उनके बेसिस पे आपको थोड़ा आसान रहा कि फाइनली मैं अपने पूरे समय इंटरव्यू को देता हूँ, जो परिणाम है उसको देखा जाएगा। ये ठीक है। अभी आपने जो सफलता हासिल कर ली है बीपीएससी में, तो आप अब नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आपने यूपीएससी का भी दिया है, प्रिपरेशन किया है, तो यूपीएससी में आप तैयारी करोगे या फिर बीपीएससी में एसडीएम रैंक तक हासिल करना चाहोगे पहले, या फिर आप यूपीएससी की करना चाहोगे अभी तैयारी? नहीं, मुझे अब मेरा नेक्स्ट टारगेट यूपीएससी ही है। अच्छा। मेरा अभी बीपीएससी देने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा। मैं यूपीएससी की और मूव ऑन करूँगा अगर मुझे मेहनत ही करना है। जैसे कि जब एसएससी में कर रहा था तो मेरे पास सीजीएल मैंने मेंस दिया हुआ था, और कुछ मार्क्स से मेंस मेरा रह गया था। तो वहाँ पर भी मुझे था कि अगर मैं और मेहनत करूँगा तो मुझे सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, वो एक अपने अंदर आ जाता है। तो मुझे लगा जब मुझे वहाँ भी मेहनत ही करना है तो क्यों ना मेहनत ऐसी जगह करूँ जो मेरा सपना रहा है। तो मैंने उस एसएससी की मेहनत को छोड़ते हुए सिविल से बनाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा कि जब मुझे मेहनत ही करना है, अगर बीपीएससी के लिए मेहनत करना है, एसडीएम के लिए, तो क्यों ना मैं ऐसा मेहनत करूँ जो कि यूपीएससी के लिए आईएएस में मेहनत करूँ। हाँ, एक जो फैमिली बैकग्राउंड था, कुछ परिस्थितियाँ थी कि एक स्टेबिलिटी आ जाए, जी खास तौर पे इकोनॉमिकल रूप से, जी तो वो आप मिल ही गई है। जी। अब आप पूरा अपना फोकस एक एक टारगेट, समय में एक काम, वो एक है टारगेट यूपीएससी। यूपीएससी और आईएएस। तो आप आईएएस का अपना नेक्स्ट है जो आपका टारगेट है, वो आईएएस बनना है। तो मेरी तरफ से तो बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। स्पेशल मूवमेंट जिनको आप शेयर करना चाहो, कुछ क्षणिक मूवमेंट जो जिनसे आपको प्रेरणा मिलती हो, खास तौर पे जीवन की, रिस्क लेने की, या फिर आगे बढ़ने की, या समाज में कुछ करने की, कुछ एक दो ऐसे कुछ मुझे मूवमेंट। मुझसे पूछते हैं लोग कि आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, एसएससी का नौकरी उस समय छोड़ा था आपने, लगभग चीज़ें, क्योंकि मेरे रैंक आ जाती है उसमें। फिर जब ये प्रीलिम्स का छोड़ा था मैंने, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना, मैं चूँकि मैं बहुत ईमानदार रहता हूँ खुद के प्रति और पेरेंट्स के प्रति भी। मेरी सारी बातें लगभग पेरेंट्स को पता है, मेरे जीवन के नितांत निजी चीज़ें भी उनको पता है, और मैं वो चीज़ें खुल करके अपनी बातें रखता हूँ उनसे। तो मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं जो कि मैं कोई चीज़ छुपा करके करूँ। तो और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं काफ़ी ईमानदार रहूँ खुद के प्रति भी और पेरेंट्स के प्रति भी। कोशिश करता हूँ कि सभी लोगों के प्रति अच्छी नीयत रखूँ। तो उस नियत के कारण मुझे अपने आप पे ये विश्वास होता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर कुछ गलत भी होगा तो वो मेरे बेहतरी के लिए भी होगा। अभी जैसे कि मुझे अगर 6 नंबर की और प्राप्ति हो जाती तो मुझे एसडीएम का पद शायद हो सकता था, मिल सकता था। लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है ईश्वर की यह इच्छा हो। हम मेरा किसको नहीं पसंद होगा एसडीएम की रैंक, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये शायद ईश्वर की इच्छा है, उनकी ये इच्छा है, तो मैं उसको एक्सेप्ट किया हूँ। मुझे अब कोई मलाल नहीं है कि मुझे संतोष परम सुखम। अब आप एसडीएम भी मिल जाता, लेकिन उसमें भी संतोष नहीं करते, उसमें भी लगता है कि हो सकता है टॉप 10 में आ जाते। टॉप 10 में भी अगर मिल जाता तो होता है नंबर 1 आ जाते। तो वो उसकी चाहत तो हमेशा रहती है। तो मेरा क्या है कि मैं इसमें काफ़ी संतुष्ट हूँ, और मेरा टारगेट आईएएस है, तो अब मुझे उसकी ओर मूव ऑन करना है। अभी एक क्वेश्चन है अमित भाई, जो थोड़ा पर्सनली भी कह सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, जब से हमारी मुलाकात हुई है मैंने भी ऑब्जर्व किया है, बाकी और भी आपके जैसे हमारे ग्रुप में कई दोस्त हैं उनका भी मानना है, जो आपका पर्सनैलिटी है इसमें काफ़ी ठहराव है। और मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जब से आप बात करते हो, एक बात करने का टर्निंग होता है, तो शुरू से ही आप एक अधिकारी लेवल, जो सामने वाले को लगेगा कि सच में क्या अभी अधिकारी है क्या। जो आपने जिक्र भी किया अपने वीडियो में कि जो आपने जब उस समय लोगों को अरेंजमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि आप ऑलरेडी कोई अधिकारी हो गया। जो आपके व्यक्तित्व में ठहराव है, या व्यक्तित्व जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, तो ये आपके जो इम्प्रूवमेंट है,
तो क्या बचपन से ही था, बचपन से, या फिर आपने इम्प्रूवमेंट की सीखा धीरे धीरे करके? तो इसको आपको क्या रोज आप इम्प्रूवमेंट करते हो, किस तरह देखते हो आप इसको, इसके पीछे मतलब क्या है? जब मुझे संयोग से जब मैंने प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मेरा संवाद होता था, तो मैं उनके बॉडी लैंग्वेज को बहुत ऑब्ज़र्व करता था कि वो कैसे चल रहे हैं, वो कैसे बात रख रहे हैं, जनता के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है। जब मेरे से बात हुई तो उनका कैसा इंटरेक्शन था, बहुत हम्बल होकर के वो बात करते थे। डीएम हैं लेकिन फिर भी हम्बल होकर के बात कर रहे हैं। मुझे अभी भी उनकी कुछ-कुछ बातें याद रहती हैं। तो मुझे लगा कि एक डीएम को इस तरह से होना चाहिए, एक जिला अधिकारी को इस तरह से उनका व्यवहार होना चाहिए। तो मैंने वो चीज़ें कोशिश करी कि मैं खुद में वो व्यवहार पहले लाऊँ। तो मैंने ये कोशिश करा कि खुद मैं अपने आप को पहले उस अधिकारी के रूप में गेटअप में लाऊँ, सभी तरीके से। गेटअप कहने का अर्थ है पहनावे से नहीं, अपने व्यक्तित्व से। तो मैंने उस पर हमेशा हर दिन वर्क किया। मैंने कोशिश करा कि मेरी अगर किसी से बातचीत हो तो हो सके तो फॉर्मल बातचीत हो, मैं अच्छे शब्दों का चयन करूँ ताकि वो अच्छे शब्द मेरे वो मन मस्तिष्क में हमेशा रहे और वो जो मेंस में भी हेल्प करे, साथ ही साथ उसमें वो मुझे इंटरव्यू में भी हेल्प करे। तो मैंने वो हमेशा वो कोशिश करा है कि मैं ऐसा खुद को, क्योंकि देखिए, जब समाज भी आपको तब तक नहीं मानेगा अधिकारी, या फिर समाज भी तब तक ठप्पा नहीं लगाएगा जब तक आप खुद में वो अधिकारी वाली फील नहीं करते हो। समाज तो मुझे 28 अक्टूबर को लगाया कि हाँ, आप एक अधिकारी हो। आयोग ने 28 अक्टूबर को लगा दिया, समाज भी मान लिया कि ठीक है, यह लड़का अब एक अधिकारी है। लेकिन मैंने अपने आप को अधिकारी बहुत पहले मान लिया था, जिसके कारण से जब मैं खुद को अधिकारी मानता हूँ तो मेरे सारे आचरण अधिकारी की तरह होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वो सभी चीज़ें जितना हो सके अपने आप को बहुत ही वेल मैनर्ड में रखूँ और चीज़ें जितनी हो सके वेल प्लान्ड में रखूँ। और इसके कारण से पढ़ाई में मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सोचता हूँ कि अभी तक इसके पहले क्या चीज़ें हो चुकी थी इस एग्ज़ाम में अब चीज़ें चेंज हो रही है तो किस तरह से चेंज हो रही है। मैं हमेशा चेयरमैन सर का ट्वीट, चेयरमैन सर की स्पीच सुनता था कि वो किस तरह से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अगर अधिकारी की तरह सोचोगे तो आपको लगेगा कि वो कैसे सोच रहे हैं। इससे एक ट्यूनिंग आप सोच पाओगे कि उनकी सोच अब आगे कैसी है। उसके कारण से क्या होता है कि आपके डिसीजंस थोड़े से अन्य की तुलना में बेहतर होते चले जाते हैं और आपको उसका लाभ होता है। जी, भाई आपने अपना जो गोल्डन टाइम दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आप कुछ और एक दो वीडियोज हमारे जो बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम फ्यूचर में कभी लाए, अच्छे से रणनीति बना के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।